Hey all, myself Professor Dishita Sethia. Welcome back to my channel Commerce Knowledge Pool. हम पढ़े 12th स्टैंडर्ड का न्यू सिलेबस ऑफ सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, जहाँ पे हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 2 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। आज हम कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट, दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। एंड यस स्टूडेंट्स, अगर आपने लास्ट वीडियो चेक नहीं किया है तो आपको इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, तो आप पहले वो वीडियो को स्टडी करो, वो कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करो एंड देन आप ये वीडियो को चेकआउट करो। इस तरह से आपको समझ में आएगा कि कंसेप्ट क्या है कंट्रोलिंग का, उसकी डेफिनेशंस क्या है एंड व्हाट इज एक्चुअल मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स टेक स्मॉल रिकैप। व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोलिंग? अगर हम सिंपल टर्म से समझेंगे तो कंट्रोलिंग का मतलब होता है टू लुक बैक। व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोलिंग? टू लुक बैक। अभी हम क्या देखेंगे? हम ये देखेंगे कि जो भी हमने प्लान किया है, जो भी हमने रिसोर्स को अरेंज किया है, हमने स्टाफ को अपॉइंट किया है, हमने उनको डायरेक्ट किया, उनको गाइड किया, उनको इंस्ट्रक्शंस दिए एंड उनसे हमने कोऑर्डिनेट किया। जो भी हमने एक्टिविटीज को परफॉर्म किया है एट ईच एंड एवरी स्टेज ऑफ द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ये सब कुछ सही तरीके से परफॉर्म किया जा रहा है कि नहीं, उसको ही चेक करना मतलब क्या होता है कंट्रोलिंग। यू हैव टू लुक बैक whether every activity is going as per our plan or not। जो भी हम काम कर रहे हैं वो सब कुछ प्लान की अकॉर्डिंगली हो रहा है कि नहीं, उसको चेक करना ही मतलब क्या है, कंट्रोलिंग है। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? एंड यस स्टूडेंट्स, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, अगर आपने मेरे चैनल में पहली बार देख रहे हो वीडियो, तो यहाँ पे आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल माय वीडियोस विथ योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट एंड इसी तरह मुझे प्यार एंड सपोर्ट देते रहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्चुअल मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग। As we learned in the last video, कंट्रोलिंग का मतलब समझने के लिए हमें 2 important terms को समझा था। किसी को याद है which are the 2 important terms? अगर आपको याद है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। So 2 important terms are, one is your standard performance and second is your actual performance। अभी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस क्या होता है? जो परफॉर्मेंस, जो हमारा टारगेट, जो हम डिसाइड करते हैं एट द स्टेज ऑफ प्लानिंग, जो हमारा टारगेट होता है, जो ऑब्जेक्टिव्स होता है, वो हम डिसाइड करते हैं एट द स्टेज ऑफ प्लानिंग। देन जो हम क्या करते हैं, वो जो हमने स्टैंडर्ड टारगेट डिसाइड किया है उसको हम कंपेयर करते विद द एक्चुअल परफॉर्मेंस, विद द एक्चुअल परफॉर्मेंस। देन वी फाइंड आउट द डिविएशन इफ एनी। अभी डिविएशन का मतलब होता है डिफरेंस को फाइंड आउट करना। अगर कोई डिफरेंस मिलता है तो हम क्या करते हैं, करेक्टिव एक्शंस लेते हैं सो दैट वी कैन रीच टू द गोल्स ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन इन फ्यूचर। सो व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग? To decide or to fix, or you have to compare with your standard performance with actual performance. Then you have to find out the deviation if any, and if there is any deviation then take the corrective actions so that in future you can reach to your targets or goals। ये हमने अच्छी तरह से समझा था प्रीवियस वीडियो में। आई होप अभी हमने रिकैप लिया है तो आपको समझ में आया होगा कि कंट्रोलिंग होता क्या है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद अवर एक्चुअल पार्ट, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग के 10 पॉइंट्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंट नंबर 1, दैट इज फुलफिलिंग गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एज वी नो वेरी वेल कि कोई भी बिजनेस जब शुरू किया जाता है या ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया जाता है तब हम क्या डिसाइड करते हैं, अपने गोल्स या टारगेट्स को डिसाइड करते। द गोल्स और टारगेट्स जो हम डिसाइड करते हैं, अगर मुझे उसको एक्चुअली फुलफिल करना होगा तो मुझे क्या करना होगा, कंट्रोलिंग स्टेप्स को फॉलो करना होगा। सो फुलफिलिंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हाउ वी कैन फुलफिल द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन? ओनली विद द फॉलोइंग द स्टेप्स ऑफ कंट्रोलिंग। सिर्फ कंट्रोलिंग स्टेप्स को फॉलो करने से हम क्या कर सकते हैं, अपने गोल्स और टारगेट्स तक पहुंच सकते। तो जो हमने मीनिंग लर्न किया वही आपको यहाँ पे लिखना है कि फॉर एग्जाम्पल वी हैव डिसाइडेड अवर स्टैंडर्ड टारगेट एट द स्टेज ऑफ प्लानिंग, देन वी कंपेयर अवर स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस विद द एक्चुअल परफॉर्मेंस। सो वी फाइंड आउट द डेविएशन, हम डेविएशन को फाइंड आउट करेंगे, डिफरेंस को फाइंड आउट करेंगे
so that we will able to take corrective actions on that, so that in future our goals of organization can be fulfilled. अगर मुझे गोल्स को फुलफिल करना है, टारगेट्स को अचीव करना है, तो मुझे क्या फॉलो करना होगा? कंट्रोलिंग स्टेप्स को फॉलो करना होगा, इंप्लीमेंट करना होगा. ओके स्टूडेंट्स, नाउ योर सेकेंड पॉइंट, मेकिंग एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स. सो हमारा पॉइंट क्या है? मेकिंग एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स. As we know very well, in any organization, there are three important resources which are used. They are first one financial resource, second manpower resource, and third is your physical resource. अभी क्या फाइनेंशियल रिसोर्स इंक्लूड व्हाट? कैपिटल. कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें क्या लगता है? कैपिटल लगता है. नेक्स्ट, बिजनेस को रन करने के लिए हमें क्या लगता है? दैट इज मैन पावर, विच इंक्लूड्स लेबर, वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज. एंड बिजनेस को चलाने के लिए हमें क्या लगता है साथ में? दैट इज रॉ मटेरियल, मशीनरीज और स्टॉक. अभी ये सब को अगर हम इंक्लूड करेंगे तो ये सब का क्या होना चाहिए? प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए, प्रॉपर यूज होना चाहिए. बट वो कब हो पाएगा? जब हम कंट्रोलिंग स्टेप्स को फॉलो करेंगे. अगर हम पीछे देखते तो हमें ये पता चलता है कि हमने अगर कैपिटल इन्वेस्ट किया है तो वो सही तरीके से यूज हो रहा है कि नहीं, वो चेक करना. फिर हमने लेबर या वर्कर्स को काम दिया है, वो एज पर द प्लानिंग कर रहे हैं कि नहीं, या फिर कोई रिसोर्स को वेस्ट कर रहे, रॉ मटेरियल्स को वेस्ट कर रहे, उसको चेक करना. फिर हमने जो मशीनरीज रखी है या मशीनरीज हमने परचेज किए, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं, ये सब कुछ चेक करना ही मतलब क्या होता है? कंट्रोलिंग होता है. अगर हम ये सब रेगुलर बेसिस पे चेक करते हैं तो हमारे जो रिसोर्स होंगे उसका वेस्टेज कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा. एंड इफ द रिसोर्स वेस्टेज इज रेड्यूस देन ऑटोमेटिकली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा? कम होगा. और अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता है तो हमारा प्रॉफिट क्या होगा? इंक्रीज होगा. सो इनडायरेक्टली वी विल रीच टू द गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. बट अगेन उसके लिए हमें क्या करना होगा? दैट इज कंट्रोलिंग स्टेप्स को फॉलो करना होगा. ओके, थर्ड पॉइंट, दैट इज एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स. अभी एक्यूरेसी का मतलब होता है करेक्ट. एवरीथिंग शुड बी करेक्ट एज पर अवर प्लानिंग. बट जब हम प्लान करते हैं या जब हम स्टैंडर्ड या टारगेट को डिसाइड करते हैं तो कभी कभी वो क्या हो जाता है? गलत हो जाता है. एज वी आर ह्यूमन बीइंग, यस वी कैन मेक अ मिस्टेक्स, राइट. तो जब हम स्टैंडर्ड्स को डिसाइड करते हैं, जब टारगेट्स को डिसाइड करते हैं, तो पहले हमें किसको स्टडी करना होगा? पहले हमें क्या फॉलो करना होगा? कंट्रोलिंग स्टेप्स को फॉलो करना होगा. सो कंट्रोलिंग फंक्शन इज यूज्ड टू हेल्प to take our standards on accurate basis. बट वो कैसे हो पाएगा? जब हम कंपैरिजन करेंगे तब जाके हमें पता चलेगा कि जो हमारे स्टैंडर्ड्स जो हमने डिसाइड किए थे वो एक्यूरेट है कि नहीं, whether it is as per our plan या whether it is as per our skills or qualification, whether it is as per our market situation or not. मैंने बहुत कम तो स्टैंडर्ड्स नहीं रख दिए, मैंने टारगेट को बहुत ज्यादा तो नहीं रख दिया. ये सब कुछ चेक करना, उसके लिए जजमेंट लेना ही क्या होता है? कंट्रोलिंग होता है. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज वन स्टूडेंट, उसके लिए मैंने टारगेट रखा है कि आपको 12th स्टैंडर्ड में 60% लाना है. वो स्टूडेंट के लिए मैंने टारगेट कितना रखा? ओनली 60% आपको स्कोर करना है. बट दैट स्टूडेंट इज मच केपेबल टू गेट अ 80%. मतलब जो मैंने स्टैंडर्ड उसके लिए रखा है वो सही है कि गलत है? Yes, definitely it is wrong because that student has that much capability or ability to get a more percentage. ज्यादा परसेंटेज लाना उतना उसके पास एबिलिटी है, उतना उसके पास स्किल्स है. बट मैंने उसको क्या बोलो? ओनली 60% उसको लाना है. सो इट मीन्स आई केप्ट द स्टैंडर्ड विच इज वेरी बिलो टू हिज कैपेबिलिटी. तो ये मेरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा. सेकेंड एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि देयर इज अ वन टीम ऑफ अवर सेल्स मैनेजर. तो एक टीम है जिसको मैंने टारगेट देके रखा है कि आपको इन अ डे कंप्लीट करना है 20,000 यूनिट्स ऑफ सेल. ठीक है, इन अ डे यू हैव टू कंप्लीट द सेल्स ऑफ 20,000 यूनिट्स. सिर्फ इतना टारगेट दिया. बट देर आर सम एम्प्लॉयज अमंग देम जो बहुत ज्यादा केपेबल है. दे आर गुड इन कम्युनिकेशन स्किल, दे आर गुड इन मार्केटिंग द प्रोडक्ट. तो मुझे टारगेट सबके लिए सेम रखना चाहिए?
कि आई शुड कीप द टारगेट्स एज पर द स्किल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल? यस, डेफिनेटली मुझे क्या करना होगा, उनके स्किल्स के हिसाब से, उनके नॉलेज के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से, टारगेट्स के हिसाब से, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स और मार्केटिंग टेक्निक के हिसाब से क्या करना होगा, मुझे टारगेट को डिसाइड करना होगा। इट मीन्स जब मैं कंट्रोलिंग फंक्शन को फॉलो करूंगी, जब कंट्रोलिंग स्टेप्स को फॉलो करूंगी, तो आई विल एबल टू जज कि whether my standard is accurate or it is wrong. So for judging the standards, we need to follow the steps of controlling. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड, क्योंकि एक बार आपका स्टैंडर्ड गलत हो जाता है, अगर आपके टारगेट से गलत हो जाते हैं, तो भले आप कोई भी फंक्शन को फॉलो करो, आपका क्या होगा, वो वेस्ट हो जाएगा। सो अगर हमें कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ अगर इंक्रीज करना है, अगर हम मार्केट में हम स्टे करना चाहते हैं, कॉम्पिटिशन को फेस करना चाहते हैं, तो ऑलवेज यू शुड कीप द स्टैंडर्ड एज पर द स्किल्स, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज मोटिवेट एम्प्लॉयज। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम एम्प्लॉयज को मोटिवेट ही नहीं करेंगे तो ऑफकोर्स वो हमारे लिए काम ही नहीं करेंगे, काम करेंगे तो भी वो ज्यादा डेडिकेशन से नहीं करेंगे। सो एवरीवन वांट सम सॉर्ट ऑफ एप्रिसिएशन, सम सॉर्ट ऑफ गिफ्ट और समथिंग जिससे हम बेटर वे से काम करेंगे। जैसे आप जितना मुझे सपोर्ट करोगे उतना ही मुझे और इंटरेस्ट आएगा आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए, एंड जिसने अभी तक मुझे सपोर्ट किया है उनके कारण इवन आई कैन मेक मोर वीडियोस फॉर यू ऑल। सो ऑलवेज देयर इज अ ह्यूमन नेचर टू हैव सम सॉर्ट ऑफ एप्रिसिएशन, राइट? तो ये तो कंपनी का बात है। कंपनी में विदाउट एम्प्लॉयज हम काम ही नहीं कर सकते, आपका बिजनेस ही नहीं चल सकता। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज। बट हम मोटिवेट कैसे करें, कौन से बेसिस पे करें, कौन से एम्प्लॉयज को मोटिवेट करें, कौन से एम्प्लॉयज को सैलरी इंक्रीज करके दे, कौन से एम्प्लॉयज को बोनस दे, ये हमें कैसे पता चलेगा? यस, हमें कैसे पता चलेगा? जब हम कंट्रोलिंग स्टेप्स को फॉलो करेंगे। जब हम कंट्रोलिंग स्टेप्स को फॉलो करेंगे, ऑटोमेटिकली हमें समझेगा कि कौन सा एम्प्लॉय कितना अच्छे से काम कर रहा है, उनको हमें सैलरी इंक्रीज करके देना है कि नहीं, उनको हमें प्रमोशन देना है कि नहीं, उनको इंक्रीमेंट देना है कि नहीं। ये सब हम जजमेंट लगा पाएंगे, हम उनको मोटिवेट कर पाएंगे। पर कब पॉसिबल होगा? जब हम उनके परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करेंगे, जब चेक करेंगे, तभी जाके हो पाएगा। सो ऑलवेज इट इज सेड कि यू हैव टू क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन इन द फॉर्म ऑफ मॉनिटरी बेनिफिट्स और नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स। ओके, नेक्स्ट वन, एंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। कोई भी काम को सक्सेस में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या फॉलो करना होता है? एक ऑर्डर एंड डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है। सो कंट्रोलिंग फंक्शन इज गोइंग टू हेल्प टू मेंटेन ऑर्डर एंड डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन। What I said, controlling function is going to help to maintain order and discipline in the organization. अगर कोई भी काम में ऑर्डर और डिसिप्लिन मेंटेन होगा तो ऑटोमेटिकली आपका काम क्या होगा? बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म किया जाएगा। जैसे कि अगर मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस दिया एंड आप कंपल्सरी ऑर्डर और डिसिप्लिन से इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हो, तो आपको बेनिफिट मिलेगा स्टडीज में, राइट? इन सिमिलर वे में अगर हमें टास्क को कंप्लीट करना है, टारगेट्स को कंप्लीट करना है, तो हमें क्या फॉलो करना होता है? एक ऑर्डर एंड डिसिप्लिन फॉलो करना होता है। आपने चैप्टर नंबर 1 में लर्न किया है कि देयर इज वन प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, जहां पे हम रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में ऑर्डर देते, हम इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते, एंड एज पर अवर इंस्ट्रक्शन वी हैव टू फॉलो दैट। बट वो कब हो पाएगा? जब हम कंट्रोलिंग फंक्शन को फॉलो करेंगे। जब तक हम पीछे जाके देखेंगे ही नहीं कि वेदर दे आर वर्किंग एज पर अवर प्लान और नॉट, तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्डर एंड डिसिप्लिन मेंटेन है कि नहीं। If the organization is maintaining a good order and discipline, then automatically it will increase coordination and trust among the employees. एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक रिस्पेक्ट क्रिएट होगा, जिससे हम बहुत बेटर वे से काम कर पाएंगे एंड ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो कर पाएंगे। सो अगेन यहाँ पे हमें कौन हेल्प कर रहा है? कंट्रोलिंग स्टेप्स हमें हेल्प कर रहे हैं। नेक्स्ट वन, दैट इज फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन।
यस, इफ यू आर फॉलोइंग द ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, अगर आप कंट्रोलिंग स्टेप्स को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपके बिजनेस में क्या हो पाएगा, एक कोऑर्डिनेशन हो पाएगा. And yes, there is a definitely need to have a coordination between all departments, between all levels of management, since each and every department is interlinked with each other. As we learned in the function of coordination, कि coordination is like a essence of management. Like salt is important for taste, in similar way, coordination is important for every organization and every functions of management. बट उसके लिए भी हमें कंट्रोलिंग स्टेप्स को फॉलो करना होगा. जब तक हम एम्प्लॉयज को पूछेंगे नहीं, जब तक हम एम्प्लॉयज को इंस्ट्रक्शंस नहीं देंगे, उनको गाइड नहीं करेंगे, उनके परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट नहीं करेंगे, तब तक कोऑर्डिनेशन पॉसिबल ही नहीं होगा. सो अगेन कंट्रोलिंग स्टेप्स आर गोइंग टू हेल्प टू फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन इन अ ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट वन दैट इज साइकोलॉजिकल प्रेशर. ये एग्जाम्पल आपके लिए है, दैट इज फॉर जनरल स्टूडेंट्स. अगर मैं एग्जाम्पल को लूंगी साइकोलॉजिकल प्रेशर, जब आपका एग्जाम्स नजदीक होता है तभी ऑटोमेटिकली एग्जाम का प्रेशर आता है. यस और नो, कि हमारा स्टडीज कंप्लीट नहीं हुआ है, हमने स्टडी तो किया है बट हमें याद नहीं रह रहा है. ये सब जो इश्यूज होते हैं बेसिकली आते हैं, राइट. सो आपका एग्जाम का प्रेशर अगर आपको कम करना होगा तो आपको क्या करना होगा, रेगुलर बेसिस पे स्टडीज करने होंगे, रेगुलर बेसिस पे आपको राइटिंग वर्क करना होगा, जिससे आप क्या कर पाओगे, अच्छे से मार्क्स को स्कोर कर पाओगे. तो जैसे आपके लिए एग्जाम प्रेशर होता है, उसी तरह से अगर आपके लिए मैं रेगुलर बेसिस पे टेस्ट कंडक्ट करूंगी तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. आपके टारगेट्स भी क्या होते जाएंगे, कंप्लीट होते जाएंगे. उसी तरह से अगर ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्टर्स और वी कैन से मैनेजर्स और सुपरवाइजर रेगुलर बेसिस पे परफॉर्मेंस को अगर चेक करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा. क्योंकि हमें पता है कि हमारे जो बॉस है वो क्या करने वाले, हमारे परफॉर्मेंस 2 दिन में चेक करने वाले. हमने जो काम किया है वो 2 दिन में चेक किया जाएगा. अगर ऐसा रेगुलर बेसिस पे हम करेंगे तो एक प्रेशर होगा एम्प्लॉय के ऊपर कि यस, हम टाइम पास तो नहीं कर सकते, हमें काम को कंप्लीट करना होगा. बिकॉज माई बॉस इज गोइंग टू चेक माई परफॉर्मेंस, माई बॉस इज गोइंग टू चेक माई परफॉर्मेंस, वो हमेशा माइंड में चलता रहेगा. सो ये प्रेशर के कारण जो एम्प्लॉयज उनका परफॉर्मेंस क्या होगा, एट द बेस्ट ऑप्टिमम लेवल होगा. और अगर परफॉर्मेंस बेस्ट होगा तो एम्प्लॉयज का तो ग्रोथ होगा ही, उसके साथ जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका भी ग्रोथ होगा. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो कंट्रोलिंग फंक्शन इज क्रिएटिंग अ साइकोलॉजिकल प्रेशर ऑन एम्प्लॉयज which takes the best performance or which gives the best performance from the employee side. Next one, that is ensure organization efficiency and effectiveness. अगर हम बिजनेस के हिसाब से बात करेंगे, बिजनेस एंगल्स के हिसाब से बात करेंगे, तो कोई भी बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, एफिशिएंसी को इंक्रीज करना होता है. और एफिशिएंसी कब इंक्रीज होगा, जब हम कंट्रोलिंग स्टेप्स को फॉलो करेंगे, जब हम हर एक फंक्शन को उतना ही इंपॉर्टेंस देंगे जितना हम लास्ट फंक्शन को इंपॉर्टेंस दें. हर एक फंक्शन को चेक करना, हर एक स्टेज में चेकआउट करना कि हर सब कुछ बराबर से हो रहा है कि नहीं. अगर हम रेगुलर बेसिस पे ये सब करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो हमारा परफॉर्मेंस है, हमारा जो स्टैंडर्ड्स है वो फुलफिल होना शुरू होगा. एंड उसी के कारण हमारे जो बिजनेस का एफिशिएंसी लेवल है एंड इफेक्टिवनेस है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा. अभी एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस हमने ये देखा कि यू शुड बी एफिशिएंट. अगर हम एफिशिएंट है इट मीन्स यू आर मच केपेबल टू कंप्लीट अ टास्क. बट अगर इफेक्टिवनेस मतलब क्या होता है, कम टाइम पे ज्यादा काम करना. कम टाइम पे ज्यादा काम कब हो पाता है, जब आपके ऊपर प्रेशर होता है, जब आपको एग्जाम का प्रेशर होता है तब आप कम टाइम पे भी ज्यादा स्टडीज कवर कर लेते हो. सो दैट pressure, that controlling steps is going to improve our efficiency and effectiveness in our organization. Next one, builds good corporate image. कोई भी कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कंपनी का इमेज कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन का इमेज कैसा है. बिकॉज आपने सुना होगा कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. तो इंप्रेशन क्रिएट करना, उसी टर्म में हम बिजनेस लैंग्वेज में बोलेंगे तो क्या होता है, एक गुडविल क्रिएट करना, एक इमेज क्रिएट करना. तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का इमेज क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना होगा, कंट्रोलिंग स्टेप्स को फॉलो करना होगा.
जो हमारे एम्प्लॉयज उसको रेगुलर बेसिस पे उनको इंस्ट्रक्शंस देना होगा, उनके ऊपर वॉच रखना होगा कि वेदर दे आर डूइंग एज पर अवर प्लान और नॉट। अगर हम ये रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो डेफिनेटली हमारे बिजनेस का गुडविल इमेज क्या होगा, क्रिएट होगा, which will indirectly help us to increase our profit in the organization. And at the last, that is act as a guide. Yes, यहाँ पे हमें कौन act as a guide होगा, कौन as a guidance हमें कहाँ सपोर्ट दे रहा है, that is controlling function is going to help as a guide. Controlling steps are going to help as a guide. अभी आप सोचोगे ऐसे कैसे, अगर हम परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट ही नहीं करेंगे, जैसे हमने मीनिंग में देखा था कि स्टैंडर्ड्स जो हमने डिसाइड किया है और जो हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस है, जब तक हम कंपेयर ही नहीं करेंगे, जब तक हम कंपैरिजन ही नहीं करेंगे, तब तक हम परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर पाएंगे क्या, तब तक हम टारगेट्स को अचीव कर पाएंगे क्या? आंसर इज नो. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कंट्रोलिंग फंक्शन इज एक्टिंग एज अ गाइड. वो एक हमें बेस देता है समझने के लिए कि हमारा परफॉर्मेंस कहाँ तक पहुंचा. जैसे आपके लिए एग्जाम्स लिए जाते हैं जिससे आपको समझ में आता है कि हम कितना आपका स्टडीज कवर कर पा रहे हैं, आपने कितना अभी तक पढ़ाई कंप्लीट किया है, वो आपको समझ में आता है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्स. सो एग्जाम्स आर क्रिएटिंग अ बेस टू इवैल्यूएट योर परफॉर्मेंस. इन सिमिलर वे कंट्रोलिंग स्टेप्स आर क्रिएटिंग अ गाइडेंस और वी कैन से बेस to evaluate the organization performance, which will definitely going to help to get a future better performance. ठीक है. सो यहाँ पे हमने क्या कंप्लीट किया है, हमने इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग कंप्लीट किया है. इससे आपके जो 6 फंक्शंस है वो कंप्लीट होते हैं. एंड आई होप आपको ये आंसर बहुत अच्छी तरह से समझा होगा. स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू आर फ्री टू आस्क इन द कमेंट बॉक्स. जितना आप डाउट पूछोगे, जितना इंटरैक्ट करोगे, उतना ही बेटर वे से आप और अंडरस्टैंड कर पाओगे. सो प्लीज डू सपोर्ट. थैंक यू फॉर वॉचिंग.